नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। हम अलंकार पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने उपमा अलंकार पढ़ा था। उपमा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद देखे थे। पहले उससे पहले हमने उपमा अलंकार के अंग देखे थे। उसके अंदर 4 अंग होते हैं। चारों अंग उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और वाचक शब्द थे, और फिर साधारण धर्म थे। ये 4 अंग थे। चारों अंगों के बाद हमने पूर्णोपमा इसके भेद देखे थे। पहला था पूर्णोपमा अलंकार जिसमें चारों अंग आएंगे। लुप्तोपमा अलंकार जिसमें एक अंग उसमें विद्यमान नहीं होगा। और हमने देखा था मालोपमा अलंकार जिसमें एक उपमेय के लिए अनेक उपमान हो, वहाँ मालोपमा अलंकार। ये हमने कल उपमा अलंकार पढ़ा था। उसके उसी के आगे हम आगे पढ़ेंगे हम रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार। इसी के साथ हमारा शुरुआत करते हैं क्लास की आज की। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा, उसमें तो उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही थी, परंतु यहाँ पर क्या होगा, उपमेय को उपमान पर आरोप लगा दिया जाएगा। क्या होगा, इसकी परिभाषा देखते हैं हम पहले। हाँ, उपमेय व उपमान दोनों में अभेद बताया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान दोनों में क्या है, उन दोनों में अभेद बता दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो रहा है, रूपक अलंकार। इसको हम एक परिभाषा ऐसे भी देख सकते हैं। अर्थात जैसे एक परिभाषा और है इसकी, जो आप शॉर्टली समझ सकेंगे। उपमेय उपमान न लेकर कि दो वस्तुओं में क्या कर दिया जाए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप लगा दिया जाए। ठीक है। जहां एक वस्तु का, यानी उपमेय, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप लगा दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार दूसरी वस्तु पर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपमेय। दूसरी वस्तु कौन सी है, उपमेय। हो रहा है
उपमान, सॉरी, है ना। दूसरी वस्तु क्या है? उपमान। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप लगा दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय पर किसका? उपमान का आरोप लगा दिया जाए। जैसे हमने पहले उपमा अलंकार देखा था, उपमा अलंकार में क्या हुआ था? हमने उपमा अलंकार देखा था, उपमा अलंकार में ये था कि मुख को किसके समान बता रहे थे? चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसे लिखा था ना हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुख को ही चंद्रमा बता दिया जाएगा, है ना। क्या बता दिया जाएगा? मुख को ही चंद्रमा बता दिया जाएगा। ये समझने के लिए उदाहरण है। उपमा अलंकार में क्या हो रहा था? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, परंतु इस पे तो मुख को क्या बता दिया? चंद्रमा की, मुख चंद्रमा ही है, आरोप लगा दिया ना। ये उपमेय, ये उपमान, उपमेय पर उपमान का आरोप लगा दिया। इन दोनों में अभेद नहीं है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, है ना। ये दोनों अभेद हैं, सॉरी, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, इसके रूपक अलंकार के उदाहरण देखते हैं हम। जैसे नेत्र कमल है। नेत्र क्या है? कमल है। इस नेत्र कमल के समान सुंदर है, नहीं, नेत्र क्या है? कमल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है? रूपक अलंकार। अब हनुमान चालीसा बोलते हैं ना, उसकी उसी की एक लाइन ले लेते हैं हम, हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज। श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना। हनुमान चालीसा की पंक्ति है ये। श्री गुरु चरण सरोज, तो चरण किसके समान है? सरोज यानी कमल के सरोज कैसे है? कमल है, कमल रूपी चरण। ठीक है, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। कमल रूपी क्या है? चरण। और एक उदाहरण देख लेते हैं। चरण सरोज पखारन लागा। क्या है? वही कमल रूपी जो चरण है, उनको क्या करने? पखारन लागे, यानी उनको धो रहे हैं, उनको पखारन लागे। ठीक है, और एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ये अंबर रूपी पनघट, पनघट का है जहाँ पानी भरने जाती है ना औरतें, वो अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही। क्या डुबो रही? तारा घट उषा नागरी। तारा रूपी जो उषा उषा रूपी जो नागरी है, वो तारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे पनघट में, मतलब आकाश में लुप्त हो रहे, यानी सूर्योदय हो रहा है तब उसका बखान किया गया है ना। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें भी उपमेय और उपमान आएगा। इसमें जैसे उसमें तीनों को एक बार अपन साथ में देखेंगे, तीनों अलंकार को। तीनों में भेद आपको पता होना चाहिए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या था?
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये उपमा अलंकार था। रूपक अलंकार क्या होता? मुख क्या है? चंद्रमा है। अब इसमें क्या करी जाएगी? संभावना व्यक्त की जाएगी, है ना। मुख मानो मुख मानो चंद्रमा, क्या है? मुख मानो चंद्रमा। यहाँ पर मुख की सुंदरता व्यक्त तुलना की जा रही है, मुख की चंद्रमा से तुलना की जा रही है, यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है और यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तुलना या समानता, ठीक है। यहाँ पर आरोप और यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। इन तीनों अलंकारों में यही डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। इसी चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहां उपमेय में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना बताई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम कुछ। एक तो जैसे हमने उधर देखा था, नेत्र, मानो, कमल। एक इसके अंदर हम, सॉरी ध्यान नहीं दे पाई, बताया नहीं मैंने, एक चीज है इसके अंदर, वाचक शब्द आते हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर क्या आते हैं? वाचक शब्द आएंगे।
मनु मानो मनहु, जनु जानो, जनहु, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। ऐसे कुछ वाचक शब्द आएंगे जिससे हम इस अलंकार को पहचानेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है? मानो, है ना? नेत्र मानो कमल है। और उदाहरण देखेंगे हम। नील परिधान बीच, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन मेघवन बीच, मेघवन बीच गुलाबी रंग। क्या है? नील परिधान बीच खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, यहाँ एक नायिका है, उस नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि नील परिधान, नीला नील यानी नीला, परिधान यानी वस्त्र, परिधान यानी क्या होता है? वस्त्र। बीच खुल रहा मृदुल अधखुला, नायिका ने क्या कर रखा है? नीला परिधान पहन रखा है, नीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। उस वस्त्र में क्या है कि खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मृदुल यानी मतलब उसका कोमल, मृदुल यानी कोमल, उसका क्या है? नीले परिधान के बीच में उसका कोमल सा अंग आधा थोड़ा सा खुला हुआ, अध खुला यानी मृदुल, यानी जो कली होती है वो थोड़ी सी खुली हुई होती है, उसी प्रकार है कि मृदुल अध खुला अंग यानी कोमल जो थोड़ा सा अंग है वो क्या है? उस नीली परिधान है उसके, उस वस्त्र के बीच में से क्या है? झलक रहा है, दिख रहा है, खिला हो जो। और वो जो अंग नीले परिधान के अंदर, घोर वर्ण की स्त्री है, गोरे रंग पर नीला परिधान कितना अच्छा लगता है, उसी का वर्णन है कि नीले रंग का वस्त्र धारण करा है। उस वस्त्र के अंदर उस नायिका का घोर वर्ण थोड़ा सा क्या है? बाहर दिख रहा है। और उसी वस्त्र वो कैसा लग रहा है? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। वो कैसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बिजली बादल के अंदर बिजली कैसी बिजली कड़कती है ना, उसी प्रकार उसका काले काले बादल होते हैं, फिर उसमें जब बिजली कड़कती है, जो वो बिजली दिख रही है ना, उसी तरीके से उसका जो अंग दिख रहा है नीले वस्त्र के अंतर्गत, वैसा ही लग रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विरोधाभास अलंकार। इसमें क्या होगा? नाम से ही हो रहा है विरोध, है ना? जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध की प्रबल संभावना की जाए, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। परिभाषा देखते हैं हम। जहां विरोध न होते हुए भी वहां विरोध का आभास किया जाए,
तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम इसका। या अनुराग चित्त की गति या अनुराग चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुराग चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें विरोध किया जाएगा, मतलब जो चीज है वो जो जैसे इसमें आएगा या अनुराग चित्त की गति, जो ये प्रेम रूपी जो चित्त है, हृदय है, उसकी प्रेम के उसकी इस गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे हम काले रंग, श्याम यानी काले रंग में जैसे जैसे हम डूबेंगे वैसे वैसे हम उज्जवल होंगे। होता है क्या ऐसे कि काले रंग में डूबने पे कोई उज्जवल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो विरोध का आभास हो रहा है, परंतु यहाँ पर उचित अर्थ क्या निकल रहा है इसका? जबकि यहाँ विरोध नहीं है परंतु विरोध का आभास हो रहा है। श्याम रंग से यहाँ पर है कृष्ण से। किससे है? श्री कृष्ण से। कृष्ण से श्याम रंग का अर्थ है कृष्ण। ठीक है कि जो श्याम श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को कोई नहीं समझ सकता है कि जो जो उस प्रेम जो उस जो व्यक्ति उस श्याम से प्रेम करता है, श्री कृष्ण से प्रेम करता है, और उनके प्रेम में जितना ज्यादा डूबेगा वो उतना ही ज्यादा उज्जवल होगा। ठीक है। तो विरोध ना होते हुए भी किसका विरोध जताया जा रहा है, आभास हो रहा है। नेक्स्ट है आपका अंतिम अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण यानी उदाहरण देना, जैसे कि कोई एक बात कही गई है, वो बात कही गई है, उस बात को आगे उस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरा कथन कहा जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। जहां एक बात कही गई हो और उसकी पुष्टि के लिए या पुष्टि हेतु उससे संबंधित उससे संबंधित
दूसरी बात अथवा कथन कहा जाए तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे फीकी पे फीकी लागे, फीकी पे फीकी लागे, बिनु अवसर की बात, फीके पे फीकी लागे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत, जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। फीकी पे फीकी लागे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सुहात, नहीं श्रृंगार सुहात। नीकी पे फीकी लागे बिनु अवसर की बात, बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर वो बिना अवसर के जहां वो बात कहने का अवसर ही ना हो और वहां उस बात को कहा जाए, बिना अवसर के उस बात को कहा जाए, तो वो कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो वो, परंतु वो क्या लगेगी, फीकी लगेगी। जैसे बरनत युद्ध में, जिस प्रकार युद्ध के अंदर, ये बात है, इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरी पंक्ति दी गई है। जैसे बरनत युद्ध में, जिस प्रकार युद्ध के अंदर श्रृंगार रस की बात कही जाए तो वो वहां अच्छी नहीं लगती है। कोई युद्ध चल रहा और युद्ध के अंदर नायक नायिका का वर्णन हो, श्रृंगार रस का वर्णन हो, तो वो बात वहां पर अच्छी नहीं लगेगी। युद्ध में कैसी बातें अच्छी लगती है, वीर रस से भरी हुई बातें ही युद्ध में अच्छी लगती है। ठीक है, इस प्रकार आपके अलंकार समाप्त होते हैं। अगर अलंकारों में, किसी भी अलंकार में कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि कहाँ पर क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूंगी। इसी प्रकार आपके अलंकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।